नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की नौ मुंतखब हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत का दरपेश है। चुनांचे इस वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने पहले तकरीर में मुल्क की मईशत को पहले तरजीह में रख दिया है। नई हुकूमत को IMF ने पाकिस्तान स्टैंड बाई अरेंजमेंट यानी शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का पैकेज दे दिया, लेकिन याद रहे यह पैकेज सख्त शराइत पर दे दिया गया। अब सवाल यह है कि इतनी सख्त शराइत के साथ इस डील से पाकिस्तानी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? क्या इन्हें कोई रिलीफ मिल पाएगा या इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा? खैर, इसका अंदाज़ा अगले 1-2 माह में हो जाएगा। सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम तकरीबन 23 बार IMF का चक्कर लगा चुके हैं, मगर सवाल यह है कि आखिर आज तक मुल्क की मईशत अपने पाँव पर खड़ी क्यों नहीं हो सकी? आइए आज इन सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। IMF लोन्स बुनियादी तौर पर 2 प्रोग्रामों के तहत देता है, जिसमें एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है जबकि दूसरा शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट जिसे स्टैंड बाई अरेंजमेंट भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एक जामिया और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म प्रोग्राम है जिसका बुनियादी मकसद मुल्क की मईशत के अंदर बुनियादी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को एड्रेस करना है। ये प्रोग्राम आम तौर पर ज़्यादा वसी होते हैं और स्टैंड बाई अरेंजमेंट के मुकाबले में माशी पॉलिसियों को ब्रॉडर रेंज में अहाता करते हैं। इसके अलावा माइक्रो इकनॉमिक पॉलिसियाँ, ट्रेड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर तवज्जो देते हैं। दूसरा स्टैंड बाई अरेंजमेंट यानी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस सिर्फ इन ममालिक को देते हैं जिन्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स का सामना है और इन पर सख्त शराइत लगाते हैं, जिसमें ऑस्टेरिटी मेजर यानी कफ़ायत शहारी, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन अ कंटेक्स्ट के एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सेक्टर्स पे कम पैसा लगाए, जिससे मुल्क की अहम सेक्टर्स में डिक्लाइन नज़र आता है। इसके अलावा पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे की शराइत भी लागू करता है। पाकिस्तान हमेशा इस प्रोग्राम के तहत यानी स्टैंड बाई अरेंजमेंट पे जाता है, जिसे सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है, जिसका खमियाजा गरीब आवाम अरसे दराज से भुगत रहे हैं। माहिरीन मईशत के मुताबिक किफ़ायत शआरी इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनते हैं, लेकिन यहाँ एक सोच ये भी है कि किफ़ायत शआरी माशी फैलाव का बायस बनेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हो भी नहीं सकता। बिल्कुल यही सबक आजकल पाकिस्तानी हुकूमत को भी पढ़ाया जा रहा है कि किफ़ायत शआरी की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। किफ़ायत शआरी की तायीद की जा सकते हैं, लेकिन इसके दायरे में गैर तरक्याती अखराजात, अशराफिया को दी जाने वाले मराहत और बिजा हुकूमत अखराजात को लाना चाहिए, ना कि किफ़ायत शआरी के नाम पर पिसी हुई आवाम को महंगाई में इजाफा करके मज़ीद मुश्किल में डाल दिया जाए। इसके अलावा IMF की शराइत में इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन की शराइत शामिल है, जिनसे पाकिस्तान फ़ौरन इम्पोर्ट को ना बंद कर सकता है और ना इस पर टैरिफ लगाया जा सकता है। इससे पाकिस्तान ट्रेड डिफिसिट में जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है, हालांकि इम्पोर्ट इंतहाई ज़्यादा है। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान ट्रेड डिफिसिट यानी तिजारती हसारा 22 अरब 90 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। इसके अलावा IMF एनर्जी पे सब्सिडी को ख़त्म करने की शराइत भी रखता है, जो एनर्जी की कीमतों में इजाफे का बायस बनता है, और ये सिर्फ महंगाई को बढ़ाता है बल्कि लोकल इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट में इनकॉम्पिटिटिव बना देता है, जिससे पाकिस्तानी प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड से मीट नहीं करते, इसलिए एक्सपोर्ट में डिक्लाइन नज़र आता है। इस तरह IMF इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाता है, जिससे मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा होता है। एक तरफ IMF के विशियस डेट साइकिल ने पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसाया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की इनकंसिस्टेंट इकनॉमिक पॉलिसी की वजह से मुल्क इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहे हैं।
اس وقت پاکستان میں غربت کے شکار افراد کی تعداد 12,66,00,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ مہنگائی میں بھی 48% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ برس پاکستان کے اکنامک گروتھ انتہائی کم رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچے ہیں۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ عوام کس قدر اذیت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ملک کی موجودہ نامساعد حالات کی وجہ سے رواں سال کے دوران 8,50,000 افراد بیرون ممالک چلے گئے، جن میں تقریباً 1 لاکھ غیر پروفیشنل کوالیفائڈ لوگ تھے۔ ظاہر ان کا فائدہ دوسرے ممالک کو ہوگا۔ یوں سمجھے کہ پاکستان کی مثال ایک چکن فارم کی سی بن گئے ہیں کہ جس میں لوگ تیار ہو کر اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نئی حکومت کے پاس IMF کے علاوہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو ملک بھی IMF کے پروگرام میں گیا ہے اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں IMF کے پاس جانے کے بجائے قومی خود انحصاری کے ذریعے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ المیہ یہ ہے کہ ملک و قوم اس وقت قرضوں کے جال میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معاشی حالات اس حد تک ابتر ہو گئے ہیں کہ گزشتہ 75 سال کے دوران پاکستان کی معیشت قرضوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ پاکستان کے بجٹ کا 70% قرضوں کی ادائیگی کی نظر ہو جاتا ہے، تو جس ملک کے پاس بجٹ کی صرف 30% رقم بچتے ہو، اس سے ترقی کی امید لگانا ہوا میں پرندے پکڑنا ہے۔ اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وفاقی حکومت کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے اسٹیٹ بینک سے قرض لینا پڑتا ہے۔ پاکستان کو اس حد تک پہنچانے میں IMF کا اہم رول ہے، کیونکہ یہ ادارہ جس ملک کو قرضہ دیتا ہے ان کی ضروریات اور حالات کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ ویسٹرن کنٹری بالخصوص امریکن انٹرسٹ کو پریورٹائز کر رہا ہے، جس سے امریکہ اپنی مذموم عزائم کو پورا کرتا ہے۔ پاکستان کو IMF کے چنگل سے نکلنے کے لیے سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے، جس میں FBR کے ریفارم، اسی طرح ڈیجیٹلائزیشن، تاکہ ملک کو انفارمل اکانومی سے نکال دیا جائے، ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز، اور آخر میں کرپشن پر قابو، جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان کی سیاسی نظام کی تباہی سے لے کر معاشی بدحالی تک کرپشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔